नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज हम अधिवास भूगोल में देखेंगे नगरीकरण की समस्याओं और उनके समाधान पर। तो अब देखो, हमने पूरा जो इधर देख लिया अधिवास भूगोल में नगर का पूरा नगरीकरण देख लिया, अर्बनाइजेशन को हमने पूरा समझ लिया और उसकी आकृतियों को समझ लिया, उसके नगरीकरण के जो तत्व होते हैं उनको समझ लिया हमने। अब हम देखेंगे नगरीकरण जो हो रहा है उसकी कुछ समस्याएं हैं और उसके समाधान। तो ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी में आया हुआ है और हो सकता है फिर दोबारा भी पूछा जा सकता है और स्टेट एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, जो कोई नगर होता है तो क्या होता है, तेजी से जो है आर्थिक गतिविधि के कारण जो है वो वहाँ पे तेजी से जनसंख्या का जमाव बढ़ता है समय के साथ। तो ऐसे में क्या है, जो नगर होता है वो अनेक समस्याओं से घिर जाता है और उनके समस्याओं के निराकरण के उपायों को भी देखना होता है हमें। तो हम यहाँ पे देख लेंगे कि नगरीकरण की जो प्रमुख समस्याएं हैं उनको देखेंगे और जब आपका पेपर आएगा तो वहाँ पे जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग लिखिएगा। अगर नगरीकरण की समस्याएं एवं समाधान छोटा में पूछा जाए, यानी शॉर्ट में पूछा जाएगा तो छोटे में हम लिखेंगे, और अगर ज़्यादा नंबर का पूछा जाएगा तो हम उसको ज़्यादा मात्रा में डिटेल कर देंगे उसको, यानी कि उसको एक्सपेंड कर देंगे। तो हम यहाँ पे बिंदुवार देखेंगे कुछ जो प्रमुख समस्याएं हैं, और बाद में अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उसको क्या करेंगे, थोड़ा हम डिटेल में उसको वहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैसे लिखना है आपको। तो यही लिखना है, थोड़ा सा हल्का सा भूमिका मान देनी है। यद्यपि जो है आधुनिक काल के बड़े बड़े महानगर आर्थिक, वैज्ञानिक, औद्योगिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास के क्या है, प्रतीक हैं, लेकिन तथापि वे बहुत सी गंभीर समस्याओं से भी क्या है, पीड़ित हैं या फिर ग्रसित हैं। आजकल लगभग सभी बड़े नगरों की जनसंख्या क्या हो रही है, तेजी से बढ़ रही है, जिस कारण इन नगरों में रोजगार के अवसर, आवास के स्थानों, स्वास्थ्य एवं आमोद प्रमोद यानी कि जो पार्क वगैरह की कमी होती है, शिक्षा आदि के साधनों का क्या है, अभाव पाया जाता है। तो ये हमने देख लिया मोटा मोटा। यहाँ पर नगर के निवासियों में क्या है, पारस्परिक सद्भावना की भी क्या होती है, कमी होती है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ सांस्कृतिक अलगाव अपनी चरम सीमा पर होता है, क्योंकि कोई किसी से मतलब नहीं रहता है, सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से जुड़े नहीं रहते हैं। तो जो सांस्कृतिक अलगाव यहाँ पे पाया जाता है, जो कि सबसे अधिक होता है, चरम सीमा पर होता है। गाँव में क्या होता है, एक दूसरे में क्या है, पारस्परिक निर्भरता रहती है, तो वहाँ पे सांस्कृतिक रूप से जुड़ाव पाया जाता है। लेकिन नगरों में वहीं क्या होता है, सांस्कृतिक रूप से अलगाव की भावना रहती है। यहाँ पे हम कुछ प्रोफेसर एक हैं, प्रोफेसर ममफोर्ड, उनके विचारों को जरूर लिखेंगे अपने आंसर में, क्योंकि ऐसे विद्वानों के विचार लिखने से आपके नंबर जो है अच्छे आते हैं, मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो प्रोफेसर जो ममफोर्ड हैं उन्होंने क्या बताया है, जो आधुनिक नगर हैं वो तकनीकी क्षेत्र में अपने आप में, ठीक है, अपने आप में सांस्कृतिक अलगाव का अपूर्ण उदाहरण है। यानी कि यहाँ की जो तकनीकी क्षेत्र ही ऐसा है, तकनीकी ही ऐसी होती है यहाँ की है, जिससे क्या है, सांस्कृतिक अलगाव का एग्जाम्पल बन जाता है नगर। ममफोर्ड के आगे क्या कहते हैं, ममफोर्ड के अनुसार क्या है, एक बड़ा नगर जो है आर्थिक दृष्टि से क्या है, अवांछनीय है, यानी कि जिसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। राजनीतिक दृष्टि से अस्थिर होता है वो, जैविक दृष्टि से पतन की ओर क्या है, अग्रसर, तथा सामाजिक दृष्टि से क्या है, असंतोषजनक होता है। तो इस तरह की जो है परिभाषाएं अगर लिखते हैं जो विद्वानों ने कही हैं, तो इससे क्या होता है, आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आधुनिक समय में जो है महानगरों सहित जो है सभी जो प्रमुख नगर हैं अनेक समस्याओं से क्या है, वो जूझ रहे हैं, यानी कि उनका सामना कर रहे हैं समस्याओं का, जिनमें से हम कुछ प्रमुख समस्याएं यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित हैं। पहली कौन सी है, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। अब देखिए यहाँ पे हमने शॉर्ट में सारा लिखा हुआ है, क्योंकि आपने जो नोट्स बनाई है हमेशा कैसे होना चाहिए, शॉर्ट्स में होना चाहिए, जिनको आप कम समय में आप दोहरा सकें बार बार, और जब कभी भी, लेकिन समझ के पढ़िए। अब हमने इतना सब कुछ पढ़ा है, नगरीकरण के बारे में पूरा पढ़ा है, ये लास्ट हमारा टॉपिक है नगरीकरण का। तो हमको पता भी है कि नगर जो होते हैं वहाँ पे क्या है, वहाँ पे रोजगार वगैरह के बहुत ज़्यादा अवसर होते हैं, आर्थिक वृद्धि के केंद्र होते हैं। ऐसे में क्या होता है, जो नगर है उसके आसपास के जो गांव होते हैं वहाँ से लोग क्या है, प्रवास करके जो है नगरों की ओर आते हैं। अब ऐसे में होता क्या है, नगर की ओर आएंगे, ज़्यादा मात्रा में लोग आ जाते हैं, तो नगर पे क्या है, अतिरेक प्रवास की
संभावना हो जाती है, यानी ये स्थिति हो जाती है। ऐसे में क्या है, जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि होती है इस एरिया में। तो यहाँ पे क्या है, अब जनसंख्या अगर तेज़ी से बढ़ेगी तो क्या होगी, जो सारी सुविधाएं हैं वो कम पड़ जाएंगी। तो यहाँ पे हमने पहली समस्या क्या है, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है आपका ज़्यादा नंबर का आएगा तो आप उसको यहाँ पे जनसंख्या में तीव्र वृद्धि है, और फिर इसको आप एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे जो जनसंख्या में इस स्थान पे तीव्र वृद्धि होती है, ऐसे कौन कौन से कारक होते हैं जिसकी वजह से यहाँ के जनसंख्या में तेज़ी आती है। तो यहाँ पे प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि तो कम है, लेकिन जो कृत्रिम जो जनसंख्या वृद्धि है वो अधिक है, यानी कि प्रवास के माध्यम से यहाँ पे जनसंख्या अधिक तेजी से बढ़ती है गांवों के सापेक्ष। फिर दूसरा क्या है आपका, भूमि की समस्या। तो आपको पता है कि नगर है उसका क्षेत्र होता है, ज़्यादा मात्रा में जब लोग आएंगे, जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी तो ऐसे क्या होगी, भूमि की क्या हो जाएगी, कमी पड़ जाएगी। तो ये भी एक समस्या आ जाती है कि भूमि की समस्या हो जाएगी, यहाँ पे भूमि का रेट है यानी मूल्य है वो तेजी से बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा, जो कमज़ोर वर्ग के लोग होंगे वो भूमि को खरीद नहीं पाएंगे, फिर वो मलिन बस्तियों का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। तो ये सब सारी जो चीज़ें होती हैं क्या एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो दूसरा हमने समस्या क्या देख लिया, भूमि की समस्या देख ली। फिर तीसरी क्या है, बेरोजगारी की समस्या। अब देखिए, लोग ज़्यादा मात्रा में गांव से आएंगे यहाँ पे तो मजदूर की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी, मजदूर ज़्यादा हो जाएंगे। तो मजदूर की अधिकता होने से क्या होगा, मजदूरी जो है वो कम हो जाएगी, मजदूरी गिर जाएगी। पहले व्यक्ति जगह 200 रुपये में एक दिन में काम करता था, तो अब क्या कहेगा, दूसरा ज़्यादा मजदूर है तो बोलेगा हम भैया 150 रुपये में आपके काम कर देंगे। तो ऐसे क्या होगा, मजदूरी गिरेगी तो लोगों की क्या होगी, आय में कमी आएगी, आय में कमी आएगी तो लोग गरीब हो जाएंगे। फिर मलिन बस्तियों का विस्तार होगा, क्यों, क्योंकि अधिक किराया दे नहीं पाएंगे वो, तो गंदी झुग्गी झोपड़ियों को निर्माण करेंगे और उनमें रहेंगे फिर वो। तो दूसरी समस्या क्या आ गई, बेरोजगारी की समस्या आ गई। और ज़्यादातर लोग आज ज़्यादा आ जाएंगे ना, जैसे तो स्थानीय लोग जो होते हैं उनको क्या होती है, समस्या होती है। फिर इससे क्या होती है, जो बाहर के आने वाले लोग हैं और जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं उनमें क्या होता है, लड़ाई हो जाती है, विद्वेष की भावना आ जाती है, यानी कि संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आपने अक्सर देखा भी होगा महाराष्ट्र के मामले में, तो अक्सर लोग वहाँ पे कहते हैं कि महाराष्ट्र में जो बिहारी और यूपी के लोग जो आ जाते हैं वो मराठा जो वहाँ के निवासी हैं, स्थानीय निवासी हैं वहाँ के, उनके बीच संघर्ष की स्थिति होती है, उत्पन्न होती है, और कभी कभी ये मतलब ये हिंसा के रूप में भी दिखाई देती है। तो आप समझ गए होंगे बेरोजगारी की समस्या कैसे बढ़ती है, ज़्यादा जनसंख्या होने की वजह से ऐसा हो जाता है वहाँ पर, और उतने रोजगार उसके अनुपात में उत्पन्न नहीं हो पाते हैं जितनी जनसंख्या है उसके अनुपात में। ऐसे में क्या हो जाती है, बेरोजगारी की समस्या जो है नगरों में तेजी से बढ़ती है। फिर अगला है मलिन बस्तियां। तो हमने देख लिया अभी मलिन बस्तियां कैसे बनी थी, भूमि की समस्या की वजह से, जनसंख्या की तेजी की वजह से, बेरोजगारी की समस्या की वजह से मलिन बस्तियों का क्या होता है, विकास हो जाता है। तो मलिन बस्तियां, और यहाँ पे जो पांचवा पॉइंट दे रखा है उपवेशी बस्तियां, इनको बोलते हैं स्क्वाटर टाउन्स। तो इनमें अंतर क्या होता है, जो मलिन बस्तियां होती हैं वो मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं, जो नगर के जो केंद्रीय भाग होते हैं, जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उनके उनके आसपास जो है पाए जाते हैं। और जो उपवेशी जो बस्तियां होती हैं ये क्या होती है, जो नगर है, नगर और जो यहाँ पे जो नगर का उपांत का क्षेत्र होता है, ठीक है, नगर का तो बाहर का क्षेत्र है, तो इसमें क्या है, यहाँ आसपास के क्षेत्र में भी बहुत सारी जो है मलिन बस्तियां उत्पन्न होती हैं, और साथ में नगर के भी कुछ अन्य बाहर के जो भाग होते हैं उन क्षेत्रों में जो है उपवेशी बस्तियां जो है नगर के बाह्य भागों में ये इनका निर्माण हो जाता है। ये होती ऐसे ही जैसे मलिन बस्तियां होती हैं, झुग्गी झोपड़ियां होती टाइप की होती हैं ये भी, यानी कि इनमें भी जो है कोई भी सुविधा नहीं होती, ना ही यहाँ पर टॉयलेट की व्यवस्था होती है, ना ही सीवर की व्यवस्था होती है, ना ही पानी की व्यवस्था होती है, सड़क की व्यवस्था नहीं होती, बिजली की व्यवस्था भी नहीं होती, यानी कि जो नगरीय सुविधाएं होती हैं वो यहाँ पे नहीं होती, ना ही स्वास्थ्य की सुविधा होती है, ना ही शिक्षा की व्यवस्था होती है। तो ये जो है ये दोनों उत्पन्न हो जाते हैं कहाँ पे, नगरों में। वह दोनों सेम चीज़ें हैं, मलिन बस्तियाँ और उपवेशी बस्तियाँ, बस अंतर इनकी स्थिति का है। यानी कि जो मलिन बस्तियाँ होती हैं वो नगर के आंतरिक भागों में जो स्थित होती हैं उनको बोलते हैं, और उपवेशी बस्तियां जो होती हैं जो नगर के बाह्य भागों में यानी बाहर के भागों में जो होते हैं उनको बोलते हैं। तो ये आपको समझना चाहिए, हर एक चीज़ लिखनी नहीं चाहिए, आपको समझ के याद रखना चाहिए। एग्जाम में जैसा पूछा जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग उतना लंबा आपको लिखना है, आपको समय को भी देखते रहना है वहाँ पर।
अगला देख लेते हैं, अगली समस्या क्या आ जाती है। अगली समस्या है नगर स्वप्रसार, यानी कि नगर जो है अपने आप ही प्रसार करने लगेगा, फैलने लगेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं अर्बन स्प्रॉल। तो आपको पता है, मान लो कोई नगर है तो यहाँ से कुछ जो मुख्य मार्ग होते हैं जैसे गुजरते हैं नगर के बीच से, अगर तो ऐसे में होता क्या है, ये नगर हो गया, नगर के आसपास का क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे जो है तेजी से विकास होने लगता है। यानी कि जो रोड वगैरह हैं, जो हाईवे वगैरह होते हैं, प्रमुख मार्ग होते हैं, उनके सहारे सहारे जो है इन क्षेत्रों में तेजी से जो है नगर का क्या होता है, विस्तार होने लगता है, यानी फैलाव होने लगता है। स्प्रॉल बोलते हैं उसको, है नगर फैलाव। तो ये फैलने लगता है ऐसे। तो यही लिखा हुआ है ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न घनत्व के नगरीय भूमि उपयोग के। अब ऐसे में होता क्या, यहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्र का है ये, यहाँ पे जो भूमि उपयोग होगा यानी कि लैंड यूज होगा, वो लैंड यूज कैसा होगा, जो नगरों में होता है जिस प्रकार का, उस तरह का जो है, यानी कि अर्बन लैंड यूज होना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई गवर्नमेंट होती नहीं है, तो इससे क्या होता है, अनियोजित विस्तार होता है यहाँ पर। तो दूसरी समस्या क्या हो जाती है, अनियोजित विस्तार, और इसी को क्या बोलते हैं, नगर स्वप्रसार कहते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो हमने देखा भी था, जो नगर के आसपास का जो होता है क्षेत्र, जिसको बोलते हैं उपांत, नगरीय उपांत क्षेत्र, नगरीय उपांत। तो वो उसके विकास के कारणों में हमने देखा भी था, वहाँ पे भूमि सस्ती मिलती है, तो लोग जो है यहाँ पे तेज़ी से आते हैं, अपने उद्योगों को लगाते हैं। तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे याद करके उसको जोड़ सकते हैं। अगली समस्या क्या आ जाती है, भीड़ भाड़। तो ये तो जो भी नगर में रहता होगा उसको ये इससे वाकिफ़ ही होगा कि भीड़ भाड़ और कोलाहल भी ले सकते हैं। कोलाहल, कोलाहल का मतलब शोरगुल जो होता है। तो भीड़ भाड़ और कोलाहल की समस्या के लिए होती है। तो आपको पता है जो जितने भी महानगर है वहाँ पे ट्रैफिक जाम की एक समस्या जो है बहुत ही आम समस्या है। और ज़्यादा जनसंख्या होने की वजह से क्या है, बाज़ारों में क्या रहता है, बहुत ही भीड़ भाड़ रहती है और शोरगुल रहता है। ज़्यादा वाहन होने की वजह से ध्वनि प्रदूषण जो होते हैं अपने चरम पे रहता है यहाँ पर। तो एक अगली समस्या क्या होगी, भीड़ भाड़ कोलाहल। अब इसके जैसे समाधान की बात करें तो समाधान में क्या है, इसके लिए हाईवे बनाए जाते हैं। जैसे दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में क्या है, दिल्ली से जो हाईवे गुजरते हैं अन्य राज्यों से, जो दूसरे राज्यों, जैसे मान लो किसी को जाना है, यहाँ पे है आपका उत्तर प्रदेश, मान लो ये हो गया यूपी, उत्तर प्रदेश इधर हो गया, इधर हो गया हरियाणा। ठीक है, अब हरियाणा से अगर किसी व्यक्ति को यूपी जाना है गाड़ी को लेकर के, यानी कि ट्रक को, तो वो क्या, अगर दिल्ली से होकर के जाएगा तो दिल्ली में जाम की अवस्था को बढ़ा देगा। तो ऐसे में क्या किया है गवर्नमेंट ने, क्या किया है, एक उत्तर में एक पेरीफेरल बना दिया है और एक दक्षिण में, यानी कि अब एक ऐसा हाईवे बना दिया है, यहाँ से आएगा ट्रक, यहाँ से अंदर ना जाकर के दिल्ली में प्रवेश नहीं करेगा, वो दिल्ली के बाहर बाहर से ही वो निकल जाएगा और यूपी में चला जाएगा वो। तो ये चीज़ है। फिर दूसरा क्या है, यहाँ पर इधर से इसे ऐसे ही बना है नॉर्थ पेरीफेरल कॉरिडोर। तो ये क्या है, यहाँ पे भी ये दिल्ली के उत्तर के जो जितने भी ट्रैफिक जाम को हो वो डाइवर्ट कर देगा, वो यूपी को भेजने के लिए। या फिर अन्य किसी राज्य में जाना है तो दिल्ली के बाहर, यानी कि ट्रैफिक, दिल्ली को जो है ट्रैफिक मुक्त बनाने का ये प्रयास किया जा रहा है। तो इस तरह के उपाय जो है किया जा सकते हैं। प्लस क्या है, जो फ्लाई ओवर बनाए जा सकते हैं, जिससे क्या है सिग्नल फ्री जो है हाईवे को बनाया जा सकता है, या फिर रोड को जो है, सड़क को सिग्नल फ्री किया जा सकता है, जिससे जो है ट्रैफिक जाम की समस्या से क्या हो, निजात पाया जा सके। तो ये सारे जो है उपाय समाधान में भी आप लिख सकते हैं। फिर अगला क्या है, अगला है आवास। आवास यानी कि मकानों की समस्या है। तो आपको पता है जो नगर होते हैं वहाँ पे क्या है, जितने लोग हैं जनसंख्या के अनुपात में क्या है, आवास नहीं होते हैं। तो आवास नहीं होते हैं, ऐसे में होता क्या है, लोग किराए के मकान में रहते हैं और एक एक मकान में ही, पूरा एक कमरे के मकान में ही अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। एक सर्वे के अनुसार जो है 1959 के सर्वे हुआ था, उसमें जो पाया गया था जो नगर रहते हैं वहाँ पर जो है 44% जनसंख्या जो है, जनसंख्या नगरों की एक कमरे के मकान में रहती है। फिर बड़े नगरों की बात करते हैं तो बड़े नगरों में यह 67% तक होता है, यानी कि वहाँ की जो जनसंख्या है उसका 67% यानी 67% जो है वो एक कमरे के मकान में रहती है। तो वहाँ पे आवास की समस्या हो गई। आवास की समस्या के कारण ही आपने देखा भी होगा इन क्षेत्रों में क्या है, मलिन बस्तियों का विकास हो जाता है।
तो क्या मकान, हर व्यक्ति चाहता है कि उसका मकान हो, घर में रहना चाहता है, अच्छी जगह पर रहना चाहता है, लेकिन वहाँ पे भूमि का मूल्य इतना अधिक होता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है अपना मकान का निर्माण नहीं कर सकता है। और तो ये समस्याएं जो होती हैं नगरों में देखी जाती हैं। अगला क्या है, परिवहन की समस्या है। तो ट्रांसपोर्टेशन की समस्या क्या है, आपको देखा होगा कि लोग वहाँ पे, जनसंख्या बहुत अधिक है यहाँ पर। अब ऐसे में क्या हो, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह होते हैं वो उनकी कैपेसिटी कम होती है। ऐसे में क्या होती है, तो परिवहन की एक समस्या आ जाती है। तो दिल्ली जैसे शहरों में, महानगरों में आप देखेंगे तो वहाँ पे जो है एक एक बस में जो सवारी जानी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 40 होनी चाहिए, लेकिन उसमें जो बैठे कितने लोग होते हैं, 80 लोग जो है उस पर सवार होते हैं। तो परिवहन की कमी की वजह से ऐसा होता है। फिर दिल्ली मेट्रो का उदाहरण देख लीजिए, वहाँ का देखेंगे तो आप पाएंगे एक एक दिन में जो है 4-4 लाख सवारी को जो है वो ढोती है मेट्रो। तो ये सब जो समस्याएं जो हैं, परिवहन की समस्याएं होती हैं वहाँ पर महानगरों में, या सामान्य रूप में देखी जा सकती हैं। अगला क्या आपका है, जल की। तो जल की, जितने भी महानगर हैं, कोई भी महानगर देख लीजिए, किस न्यूज़ में रहता है हर बार कि कहीं इस महानगर में जो है जल की आपूर्ति की कमी हो गई। जैसे शिमला में देख लेंगे आप, हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है, वहाँ पे जल की आपूर्ति की कमी हो गई थी कुछ अभी पिछले वर्षों। और उससे पहले वाले वर्षों में जो है चेन्नई में हो गया था, जल की कमी हो गई थी। फिर मुंबई के जो कुछ महाराष्ट्र के कुछ जो महानगर है वहाँ पर भी जो है पानी की कमी हो जाती है। तो पानी की कमी जो है आम है, क्योंकि वहाँ पे लोग ज़्यादा हैं और वहाँ का ग्राउंड यानी कि जो भू जल स्तर है वो काफ़ी नीचे गिर चुका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी का दोहन हो चुका है। तो ऐसे में क्या है, वहाँ पे क्या है, जो जल के जो स्रोत हैं वो कम होते जा रहे हैं। पॉल्यूशन की वजह से भी जो जल के स्रोत हैं वो भी दूषित होते जा रहे हैं। और जनसंख्या तेज़ी से लगातार बढ़ रही है उसकी, यानी कि जल की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, जल के स्रोत हैं वो घटते जा रहे हैं। ऐसे में क्या हो जाती है, जल की कमी हो जाती है। और सामान्यतः जो है एक व्यक्ति को एक दिन के लिए जो है, यानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने 12 से 10 गैलन जो है जल की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही क्या होता है, नगरों में जो है उद्योगों का विकास होता है और उद्योगों में भी जो है भारी जल की आवश्यकता होती है, मांग होती है। तो ऐसे में क्या है, नगर की जो तेजी से बढ़ती हुई जल की आवश्यकता है जो है वो वहाँ पे पानी की कमी ला देता है। और फिर अगर इसका हम बात करते हैं कि इसका उपाय क्या है, समाधान क्या है, तो वाटर रिचार्ज करना पड़ेगा हमको। तो इसको हम 4R से देख सकते हैं, 3R से देख सकते हैं, यानी कि वाटर को रीयूज़ करना, रीयूज़, ठीक है। फिर वाटर का रिड्यूस करना, यानी कि रिड्यूस का मतलब यहाँ पे पानी का कम से कम इस्तेमाल करो। रीयूज़ हो गया, रिड्यूस होगा, और दूसरा क्या होगा, रिचार्ज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो हम अपनी आवश्यकताओं, और एक और हो गया 4R कर लीजिए इसको। अगला हो गया रिसाइकल, रिसाइकल। तो ये देखिए, अब ये आप इस तरह से याद करेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा और लंबे समय तक याद रहेगा। हमें ऐसी चीज़ों को याद रखना है जो लंबे समय तक याद रहे। तो देखिए, पानी के संरक्षण के लिए जो हमको 4R की जो है रणनीति को इस्तेमाल करना चाहिए। पहले क्या है, रीयूज़, यानी कि पानी को हम दोबारा यूज़ कर सकें। तो कोई भी ऐसा कार्य करें जिससे हम दोबारा पानी को यूज़ कर सकें। जैसे हम गंदे पानी का इस्तेमाल जो है पेड़ पौधों की सिंचाई के लिए कर सकते हैं, उसको प्योरीफाई कर सकते हैं, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर रिड्यूस की बात करता है, तो रिड्यूस में क्या है, हम पानी के जो है खपत को कम करें, यानी कि जहाँ पे आवश्यकता ना हो वहाँ पे पानी को बचाया जा सके। फिर रिचार्ज की बात करते हैं, तो रिचार्ज के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, वाटर कंजर्वेशन, यानी कि जैसे जो बारिश का पानी है उसको जो इकट्ठा करके जो है उसको जो है ग्राउंड वाटर में, उसको ग्राउंड वाटर को बहाना, यानी उसको रिचार्ज करना। या फिर इस जो पानी को इकट्ठा करके जो है हम तालाब बना करके उसको इकट्ठा कर सकते हैं, उसको बाद के समय में जो है पानी की आवश्यकता को पूर्ति कर सकते हैं वहाँ से। फिर रिसाइकल है, तो पानी को रिसाइकल भी कर सकते हैं। जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, वहाँ पर जो है पानी को रिसाइकल करके जो है उसको पानी को इस्तेमाल करने योग्य बनाया जा सकता है। तो ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह लगा करके जो हम इन सब चीज़ों का कर सकते हैं। इसके साथ ही जो है कंजर्वेशन की बात करना चाहिए। जो वहाँ पे नगर में जो जल के स्रोत हैं, जहाँ की झील वगैरह हो गई, नदी वगैरह हो गई, उनको क्या है, प्रदूषित होने से बचाना एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। क्योंकि वर्तमान समय में प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है, जिसमें जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण बहुत अहम रोल निभाते हैं। तो जल प्रदूषण को भी रोका जाना चाहिए। तो ये सब तरीके हम अपना करके जो हैं ये समाधान कर सकते हैं, जल की जो कमी है उसको पूरा किया जा सकता है। तो हमेशा आप याद रखिए, 4R याद रखिएगा। इसको आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे।
अगला क्या है सीवर। तो सीवर जो होता है आपको पता होगा, जैसे नगरों में क्या है, सीवर एक आवश्यकता होती है। सीवर के माध्यम से जो है जो नगरों का जल मलमूत्र होता है उसको जो है बाहर किया जाता है नगर से, और उसको क्या है सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में उसको ले जाया जाता है। और सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में उसको क्या करते हैं, हम ट्रीट करते हैं, उसके बाद जो है उसके पानी को नदियों में छोड़ देते हैं साफ करके। इससे क्या होता है, नदी भी साफ रहती है और पानी की आपूर्ति भी नदी में हो जाती है। लेकिन दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में यमुना नदी जो है वो, उसका जो यमुना नदी का जो प्रदूषित होने का कारण है, वहाँ पे 71% कारण जो है वो क्या है, सीवर की वजह से है। यानी कि सीवर का जो पानी है सीधे नदी में छोड़ दिया जाता है। सीवर का पानी लाया और नदी में छोड़ दिया गया सीधे, इससे क्या हुआ, यमुना नदी भी पल्यूट हो गई और इसका जो जल है वो भी पल्यूट हो गया। तो अब क्या है, सीवर प्लांट, इसका समाधान क्या है, सीवर जो जल होता है, सीवर पानी, सीवर को जो है सीवर ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ना है। यानी कि जितने भी सीवर नाले हैं उनके ऊपर वहाँ पे क्या करना है, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना करनी चाहिए। फिर अगला क्या है, कचरे की समस्या है। तो आपने देखा होगा, नगर है मान लो कोई, और नगर के आसपास का जो ग्रामीण क्षेत्र होता है वहाँ पे आपको दिखाई देगा ऊंचे ऊंचे कचरे के जो पहाड़ दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि डेली ही जो नगरों से जो है हजारों टन जो है कचरा निकलता है। तो ऐसे में क्या है, कचरा जो है एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है, जितने भी महानगर हो गए हैं या फिर नगर हो गए हैं। और वहाँ के आसपास के क्षेत्र की वजह से क्या हो रहा है, प्रदूषण फैल रहा है। क्योंकि नगर का कचरा वो क्या करते हैं, बाहर की खुली जगहों में जा करके वो डाल देते हैं खुले में। ऐसे में वहाँ का जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी पोल्यूट होता है, यानी कि जल प्रदूषण होता है यहाँ पर है। साथ में मृदा प्रदूषण होता है, साथ में वायु प्रदूषण होता है। तो आसपास का जो उपांत का जो जहाँ पे ये कचरा फेंका जाता है वहाँ पर जो है प्रदूषण की समस्या हो जाती है। और प्लस जो ये जमीन को क्या कर देता है, बंजर कर देता है। जो कचरा होता है ये, इससे केमिकल्स निकलते हैं ऐसे, उससे क्या होती है, ज़मीन क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। जो कृषि योग्य भूमि होती है उपांत क्षेत्र की, वो बंजर हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए क्या करना चाहिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इसका समाधान है, यानी कि कचरे का प्रबंधन करना ही क्या है, इसका समाधान है। अगला क्या है, चिकित्सा की कमी। ठीक है, चिकित्सा की कमी। अब आपको पता है नगर क्या है, अनेक रोगों के केंद्र बनते जा रहे हैं। भारत जैसे देखो देशों में क्या है, मानसून के समय जो है नगरों में जो है तेजी से जो है बीमारियां फैलती हैं। मानसून के समय मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, इस तरह की जो है बीमारियां बहुत ही आम हो गई हैं। तो यहाँ पर क्या है, जितनी अधिक जनसंख्या है उतने अनुपात में क्या है, चिकित्सा की सुविधा का विकास नहीं हो पाया है। तो ऐसे में क्या होती है, जो नगर नगर तो बने ही इसीलिए थे कि वहाँ पे चिकित्सा सुविधाएं होनी चाहिए। लेकिन जो वर्तमान समय में जो नगर हैं वो चिकित्सा की कमी से जूझ रहे हैं। वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, और पैरामेडिकल स्टाफ हो उसकी कमी से जूझ रहे हैं। तो ऐसे में क्या है, चिकित्सा की कमी जो है भारी सामना कर रहे हैं जो नगर होते हैं, वहाँ पे ये सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। अगला क्या है, अपराध। तो जो नगर हैं वो, वहाँ पर जो है अपराध की भी जो बहुत ज़्यादा अधिकता देखी जाती है। नगरों में क्या है, सुरक्षा जो है एक बहुत बड़ी चुनौती बनता जा रहा है दिन पर दिन, क्योंकि क्राइम बढ़ते ही जा रहे हैं। आप देखेंगे महिलाओं के साथ होने वाले जो है क्राइम, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार जो है लगातार वो समय के साथ बढ़ते जा रहे हैं। बलात्कार महिलाओं के साथ, और साथ ही में जो है यौन उत्पीड़न जो है महानगरों में बहुत ही तेज़ी से बढ़ा है। तो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं जो बढ़ी हैं। साथ ही में वेश्यावृत्ति और नशे के आदी हो जाते हैं लोग। तो इस तरह के जो अपराध हैं वो महानगरों में तेज़ी से बढ़े हुए हैं। तो ये एक समस्या बन के उभरा हुआ है। अगला क्या है, प्रदूषण। तो प्रदूषण यहाँ पे कितने प्रकार के हो सकता है, तो जल प्रदूषण हो जाएगा एक तो, फिर दूसरा क्या हो जाएगा, वायु प्रदूषण हो जाएगा, फिर मृदा प्रदूषण हो जाएगा, फिर तापीय प्रदूषण हो जाएगा। ठीक है, जल, वायु, मृदा और तापीय और ध्वनि प्रदूषण। तो ये मुख्य रूप से जो है प्रदूषण जो है नगरों में पाया जाता है। जल प्रदूषण आपको पता ही होगा कि जो पानी है वो तेजी से प्रदूषित हो जाता है, तो जल प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण, तो वायु प्रदूषण कैसे बढ़ता है नगरों में, नगरों में क्या है, उद्योग कारखाने लगे होते हैं तो उनसे जो है वायु प्रदूषण होता है। साथ में जो निजी वाहन है और साथ में परिवहन के जो अन्य साधन हैं उनसे भी जो है बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण की समस्या होती है। मृदा प्रदूषण हो जाता है फिर यहाँ पर। फिर तापीय प्रदूषण का मतलब कि नगर जो होते हैं, जो आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उनसे जो है 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उनका अधिक रहता है। यानी कि यहाँ इन क्षेत्रों में क्या है, ज़्यादा गर्मी रहती है, इसीलिए इनको बोलते भी हैं ऊष्मीय द्वीप।
तो जो नगर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऊष्मी द्वीप यानी कि हीट आइलैंड। क्यों? क्योंकि ये आसपास के जो गांव का क्षेत्र होता है वहाँ से जो है इनके तापमान में 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक अधिक रहता है। तो ये हो गया तापीय प्रदूषण हो गया। साथ में आपने देखा होगा नगरों में क्या है, हर घर में एसी लगा होता है, तो एसी से अंदर का जो स्थान है, अंदर का जो स्पेस है वो तो ठंडा हो रहा है, लेकिन उसके बाहर क्या हो रहा है, वो गर्म हो रहा है। तो ऐसे क्या हो रहा है, तापीय प्रदूषण हो रहा है, ताप बढ़ रहा है तेजी से। फिर ध्वनि प्रदूषण, तो वाहन वगैरह जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसकी वजह से क्या होती है, ध्वनि प्रदूषण जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये हमने देख लिए जो है कुछ नगर के जो है प्रमुख प्रदूषण। इसके अलावा भी आप अन्य भी, अगर आपको कोई माइंड में आता है कि आपको लिखना चाहिए वो प्रदूषण तो वो लिख सकते हैं। और साथ में कोई अगर आपको लगता है कि नगरीय समस्या अगर कोई दूसरी समस्या है तो वो भी आप लिख सकते हैं। आप पे वो डिपेंड करता है कि आप कितने पॉइंट वहाँ पे और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है कुछ प्रमुख जो है बिंदुओं को डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपके पास कोई अन्य पॉइंट हो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ज्योग्राफी ऑप्शनल के पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 8860558530। ठीक है, तो इस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जो है ज्योग्राफी ऑप्शनल के पेड ग्रुप से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।